हेलो फ्रेंड आशा करते हैं मैंने जितनी भी वीडियो सेशन से एसएससी जीएसटी पेपर 2 की तैयारी के लिए लिया है सारे के सारे वीडियो सेशंस आपको काफ़ी लाभ पहुंचाए होंगे। फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में एक अनुच्छेद लेंगे और अनुच्छेद हम लोगों का अंग्रेजी में होगा, उसे हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुच्छेद काफ़ी स्टैंडर्ड है और इसी तरह का स्टैंडर्ड पैसेजेस एग्जाम में आते भी है। हम लोग उसको करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का एक फार्मूला बताता हूँ। ऐसा फार्मूला जो आपको अनुवाद करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड उसी फार्मूला को हम लोग थोड़ा जिक्र करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्रेंड आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी अगर अंग्रेजी संरचना की बात करते हैं तो अंग्रेजी संरचना में जितने भी सेंटेंसेस है वो एक कॉमन फार्मूला को फॉलो करता है। और वो कॉमन का फार्मूला कौन है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से, लेकिन उससे भी आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, है ना। आप लोग इतना तो जरूर जानते हैं कि अंग्रेजी अगर हिंदी से अंग्रेजी अगर अनुवाद कर रहे हैं तब आपको सब्जेक्ट हिंदी में पहले खोजना है, उसको रखना है, इसके बाद फिर वर्ब को रखना है, इसके बाद फिर क्या का जवाब या किसको का जवाब जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको रखना है। इसके बाद फिर यहाँ से काम शुरू होता है मेन, है ना। इसके बाद से आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, उसको आपको जानना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा, तब आपको हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है, पक्का। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लगाया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में कैसे का जवाब है ना, हाउ का जवाब है, जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, तब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग हाउ का जवाब लेना है। ठीक है, और उसको वहीं पर रख देना है जहां इसका जगह निर्धारित है। इसके बाद फिर आपको वेयर का जवाब देना है। ठीक है, हिंदी में वेयर करके यदि कोई जवाब आ रहा है तब मैनर के बाद उसको लगाना है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। इसके बाद फिर आपको देखना है कि क्या हिंदी के वाक्य में आपका व्हेन का जवाब है, अर्थात कब का जवाब है। तो अगर टाइम है तब टाइम को रख देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ना क्यों का जवाब लेना है ना। अगर क्यों का जवाब है तो वो सबसे अंत में जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो फ्रेंड ये हो गया अंग्रेजी संरचना, और यही कॉमन सा संरचना आपका हर तरह के सेंटेंस में लागू होता है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जिस क्रम में ये सजा हुआ है उसी क्रम में आपको सजाना है हर तरह के कंपोनेंट को खोज करके। ठीक है, आप इसके जगह जो भी निर्धारित है आप उसके निर्धारित जगह से आप अगर हटाते हैं, दूसरे जगह कर देते हैं, मान लीजिए आर पहले कर दिए या आर हाउ की जगह कर दिए, या वेयर का जो जवाब है वो हाउ के जगह पर आ गया, है ना। जैसे तैसे आप लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा दिए, तब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, ये हो गया कि कंपोनेंट्स खोज करके अंग्रेजी संरचना में कैसे उन सभी कंपोनेंट्स को उसके सही जगह पर रखेंगे। अब फ्रेंड यदि हम लोगों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना है तब क्या करना है कि बहुत ही आसान सा आपको जो है ना सो काम करना है, बहुत ही आसान सा, काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद आप यदि अनुवाद करने के लिए बैठते हैं, चाहे हिंदी से अंग्रेजी या हिंदी या अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें क्या करना है कि हिंदी वाला में क्या है कि आपको जो भी है सबसे पहले कर्ता को तो रखना है। इसके बाद फिर ये जो अंग्रेजी का संरचना देख पा रहे हैं उसमें जिस तरह के जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसको क्या करना है, उल्टा तरीके से आपको सजा देना है ना। ये हिंदी की संरचना में आपको क्या करना है कि आपको तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को रखना है ना। हालांकि एडवर्ब जो होते हैं वे सब्जेक्ट के पहले भी आ सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी संरचना हो चाहे हिंदी संरचना हो, कुछ एडवर्ब से पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन हम लोग इसको जान लेते हैं। इस हिंदी संरचना में हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद ये जो आर है ना, इस जस्ट उल्टा लेकर के चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद आर लगाएंगे, आर के बाद फिर टी लगाएंगे, टी के बाद हम लोग पी देंगे, पी के बाद हम लोग एम को देंगे, एम के बाद हम लोग किसको देंगे, ऑब्जेक्ट को देंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग किसको देंगे,
क्रिया को देंगे, वर्ब को देंगे, है ना। इस तरह से हिंदी की संरचना चलता है। अगर आपको यहाँ अभी भी नहीं समझ में आया हो तो जरूर एक हम लोगों को हिंदी वाक्य या अंग्रेजी वाक्य ले लेना है और उससे हम लोग इस उदाहरण, इस जो इस ट्रिक को आपको अच्छी तरह से समझना है तो हिंदी लेते हैं। हिंदी इस तरह से है आपकी, जीत हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए मैंने उस समय मैदान में झट से खुद को तैयार किया। ठीक है, यहाँ पर आपको पकड़ना है इसी तरह से। ठीक है, कौन एडवर्ब ऑफ रीजन है, कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है, कौन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कौन एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको क्या करना है कि ऊपर वाले जो अंग्रेजी संरचना में उसको फिट कर देना है। आपका सेंटेंस 100% सही होगा, गारंटी है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ब को खोजना है। वर्ब कौन है, तैयार किया। ठीक है, तैयार किया का इंग्लिश क्या होता है, अगर रेडी को वर्ब के रूप में अगर यूज़ किया जाए तब फिर आप इसको ले सकते हैं रेडीड, है ना, रेडीड। आप तैयार किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, तैयार किया, कौन तैयार किया, मैंने तैयार किया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मैंने आ रहा है ना, तो मैंने का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट पहले लगाना है, इसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब कौन है, तैयार किया। आई रेडिड, एक्सक्यूज मी, रेडिड वर्ब के रूप में मैंने रेडी को यूज़ किया है। ठीक है, आई रेडिड, मैंने तैयार किया हो गया, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, क्या का जवाब देना है, मैंने तैयार किया किसको, तो ऑब्वियसली खुद को। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग इसके जस्ट बात रखेंगे, आई रेडिड माई सेल्फ। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सज गया। इसके बाद फिर कैसे का जवाब लेना है, मैंने खुद को तैयार किया कैसे, झट से तैयार किया, है ना। आई रेडिड माई सेल्फ इंस्टेंटली, झट से हो गया। अब हाउ का जवाब ले लिया। अब कहाँ हम लोग मैंने तैयार किया खुद को झट से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैदान में, है ना। उस समय मैदान में, यहाँ में, है ना, मैदान में खुद को झट से तैयार किया। आई रेडिड माई सेल्फ इंस्टेंटली इन द फील्ड, ये ले लिया आपने, इन द फील्ड, है ना। अब कब तैयार किया, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय के लिए एट दैट टाइम होगा ना, एट दैट टाइम, है ना। उस समय तैयार किया, क्यों तैयार किया, जीत हासिल करने के लिए, है ना, टू गेन विक्ट्री, जीत हासिल करने के लिए हो जाएगा क्या, टू गेन विक्ट्री। इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन बन गया, है ना। ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन कहाँ से कहाँ तक है, टू गेन विक्ट्री है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से यदि आप ट्रांसलेशन को करते हैं तब मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी वक्त लगेगा आपको अनुवाद करने में दिए गए पैसेज का, है ना। बहुत आप, चूँकि अब आपको करना क्या है, अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके उतना ज़्यादा आप अनुभवी होंगे, उतना ज़्यादा आप काफ़ी इजी तरीके से दिए गए अनुच्छेद का अनुवाद कर पाएंगे। अब फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं कि उस अनुच्छेद का अनुवाद करते हैं जो इस सेशन में हम लोगों को करना है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि जो अनुच्छेद है वो अंग्रेजी में है, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला को लागू करेंगे जिस फार्मूला को हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा है ना। अंग्रेजी में है तो हिंदी में आपको क्या करना है कि हिंदी में आपको सब्जेक्ट के बाद उल्टा चलना है। ठीक है, मैन यहाँ पर आपको वर्ब खोजना है, हैज़ मेड, है ना, मनुष्य ने बनाया है या किया है ना। मेक वास्ट चेंजेस, देखिएगा कि यहाँ पर ये है वर्ब है और इसका क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वास्ट चेंजेस आ रहा है
है ना। और ये जो है जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अदर वर्ड्स हैं, सारे अदर वर्ड्स हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसा मैंने कहा कि लास्ट वाले से हम लोगों को चलना है ना। ये जो चीज़ें हैं विथ रिलेटिवली, ये जो है विथ रिलेटिवली प्रिमिटिव टूल्स एंड लिमिटेड नॉलेज, ये अदर वर्ड्स में आता है ना। ये ऑन द अर्थ है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, आपको लिखना क्या है, मनुष्य, मनुष्य। इसके बाद अंत से हम लोगों को स्टार्ट करना है अपने, ये जो चीज़ है इसको लेकर के चलना है ना, यहाँ से यहाँ तक। मनुष्य ने अपने प्राचीन औजारों के बनिस्पत, रिलेटिवली के लिए आप बनिस्पत आप लगा सकते हैं, ठीक है। बनिस्पत और यहाँ देखिएगा लिमिटेड नॉलेज है ना। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, है ना। और ये लिमिटेड नॉलेज मतलब सीमित है, और सीमित ज्ञान से, ठीक है। सीमित ज्ञान से, विथ मतलब से, है ना, सीमित ज्ञान से। अब क्या किया, सीमित ज्ञान से पृथ्वी पर, अब देखिएगा उल्टा चल रहे हैं, इसके बाद ये इसको लगाना है पृथ्वी पर, हाँ, बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं, है ना। इसका मतलब होता है परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन। और यहाँ हैज़ मेड, ऑब्वियसली ये जो मेड आया हुआ है चेंजेस के लिए आया हुआ है ना। पृथ्वी पर बड़े बड़े परिवर्तन लाया है, बड़े बड़े परिवर्तन लाया है, ठीक है। ठीक उसी फॉर्मूला पर ये सेंटेंस अनुदित हुआ है, आप गौर करिए, है ना। सब्जेक्ट आपने लगाया और ये जो वर्ब है लाया है सबसे अंत में आया, है ना। बड़े बड़े परिवर्तन है, जो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में आप इस वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाते हैं, वो जस्ट इसके पहले लग गया, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर आपको हर तरह के सेंटेंसेस का अनुवाद करना है, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी करने के समय में या हिंदी से अंग्रेजी करने के क्रम में, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस का हम लोगों ने इस तरह से अनुवाद कर लिया। इसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हाट इज ही गोइंग टू अचीव विद वास्ट पावर नाउ एट हिज कमांड एंड द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज अंडर वे। यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी वर्ड अगर नज़र आ रहा हो तो आपको उसका अनुवाद कर लेना है, उसका हिंदी पर्याय खोज लेना है। He is going to achieve with a vast power now and at his command and the explosion of knowledge. Explosion of knowledge मतलब ज्ञान का विस्फोट, ज्ञान का असीम ज्ञान, आप इसके लिए आप यूज़ करिए, है ना। यहाँ विस्फोट अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर फिगरेटिवली इस वर्ड का यूज़ किया गया है नॉलेज के साथ, ठीक है। इसके बाद अंडरवे मतलब कि जो अभी तक चल रहा है ना, उसके लिए इस फ्रेज का यूज़ किया गया है। अब हम लोग इसका कैसे अनुवाद करेंगे। व्हाट इज़, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसको पा रहे हैं, व्हाट है ऑब्जेक्ट है, ही है हमारा सब्जेक्ट है, ये गोइंग जो है सो ये हमारा वर्ब हो गया, इज गोइंग, इसको लेकर के, है ना। ये हम लोगों का वर्ब हो गया, और ये जो हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, टू अचीव, है ना। इसके बाद फिर ये जो है ना, सो विद द वास्ट पावर नाउ एट हिज कमांड एंड एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज अंडर वे। अब वही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करके इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि वह प्राप्त कर रहे अपने असीम, वही वास्ट नॉलेज या एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है क्या, असीम ज्ञान और शक्ति, है ना, शक्ति से, ज्ञान और शक्ति। ये कमांड क्या है, ज्ञान और शक्ति, ये जो कमांड है दरअसल ये पावर से ही जुड़ा हुआ है ना। कमांड मतलब यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं ना कि उसका अंग्रेजी पर कमांड है,
है ना, तो इसका पावर पर कमांड है, तो मिला जुला करके वही भाव यहाँ पर दे रहा है। इस कारण से कमांड के लिए हम लोग यहाँ पर आदेश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वह प्राप्त कर रहे हैं अपने असीम ज्ञान और शक्ति, शक्ति के बदौलत, आप बदौलत दे सकते हैं। ठीक है, शक्ति के बदौलत, कमांड के लिए बदौलत, भाव देने के लिए बदौलत क्या करेंगे, बदौलत के बाद अभी क्या हासिल कर रहा है ना, नाउ यूज किया गया है, अभी क्या हासिल कर रहा है। देखिएगा, अचीव के लिए हासिल शब्द का प्रयोग किया गया है, और सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव है प्लस कंटिन्यूअस टेंस में, वो भी किस तरह के कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए हम लोग इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। क्या हासिल कर रहा है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना। आप एक बार पढ़ लीजिए कि क्या यह आपको संतुष्ट कर रहा है। यदि आप खुद संतुष्ट हो रहे हैं अपने इस अनुदित वाक्य से तब सही है, अन्यथा इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। पढ़िए इसको, वह प्राप्त कर रहे हैं अपनी असीम ज्ञान और शक्ति के बदौलत अभी क्या हासिल कर रहा है। सही है सेंटेंस, संतुष्ट कर रहा है ना। इसलिए इस दिए गए वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से गया। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है, हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, चूँकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन के पहले ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज का हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन कर देते हैं, क्योंकि ये तोड़ रहा है इसको। ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस को हम लोग एक साथ अनुवाद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा ऐसी स्थिति में, है ना। हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है। टू नोट मतलब गौर करना, है ना। यहाँ तब यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कर लिए, यहाँ इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है। की दैट आया हुआ है तो की लगाइए। अब देखिए इसमें वाइल बिटवीन 1840 एंड 1940 मैन क्रिएटेड बेटर फूड, ये जो आ रहा है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आप शुरू में लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर को आप सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले आप लगाइए, है ना। वाइल का मतलब जब हो सकता है, जबकि हो सकता है, वो आगे पढ़ने से समझ में आएगा। भाव पकड़ने की कोशिश करते हैं। वाइल बिटवीन 1840 एंड 1940 मैन क्रिएटेड बेटर फूड, मनुष्य ने अच्छा भोजन बनाया, अच्छा भोजन उपजाया, है ना। अच्छे कपड़े बनाए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ को उन्होंने बनाया, है ना। और अच्छे स्वास्थ्य संबंधी जो है ना अच्छी फैसिलिटीज़ को उसने बनाया। किसके लिए, फॉर मिलियंस, लाखों लोगों के लिए, है ना। तब यहाँ ही ऑल्सो कंटैमिनेटेड, देखिएगा ऑल्सो आ रहा है और यहाँ पर वाइल आ रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाइल का यहाँ पर आपको मतलब क्या देना है, जहाँ और वहाँ उसने ये भी काम किया, जहाँ उसने ये काम किया वहाँ उसने ये भी काम किया। इस तरह से आपका सेंटेंस जाना चाहिए। तब चलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग अब अनुवाद करते हैं। यहाँ इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि जहाँ मनुष्य ठीक है, जहाँ मनुष्य ने 1840 से और 1940 के मध्य के दरमियान भी दे सकते हैं, के मध्य लाखों लोगों के लिए बेहतर भोजन, बेटर कह रहा है तो बेहतर आप लगाइए, बेहतर भोजन, कपड़ा, मकान लगा दीजिए, है ना, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया है,
इतना हो गया, प्रदान किया है। वहीं, है ना, वहीं उसने क्या किया, है ना, एक तरफ तो उसने तो बेहतर हर चीज़ प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर उसने क्या किया, भूमि को कंटामिनेटेड किया, मतलब प्रदूषित किया, है ना, दूषित किया, वायु को दूषित किया, नदियों को दूषित किया, समुद्र को दूषित किया, और वन्य जीवन को खत्म किया। एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना, है ना, समूल नष्ट कर देना, विलुप्त कर देना। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से अनुवाद करेंगे, देखते हैं। वहीं वहीं उसने क्या किया, वहीं उसने भू या भूमि आप कहिए, भू, वायु हो गया, नदियाँ हो गया, है ना, नदियाँ और समुद्र को दूषित किया है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अभी भी वो कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आप हल्का फुल्का आप टेंस को लेकर, टेंस से रिलेटेड आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या है कि पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट टेंस में नज़र आता है, उसको हम लोगों को थोड़ा भाव को पकड़ते हुए उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रख सकते हैं। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ही नहीं किया जाता है ना। उसने खाया है के लिए वो सीधा सीधी ही एट का यूज़ कर देता है, ही हैज़ ईटन का यूज़ नहीं करता है ना। तो कुछ चीज़ों को आपको कंसिडर करने होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसने भू, वायु, नदियाँ और समुद्र को दूषित किया है। क्योंकि ये प्रोसेस जारी है, इसलिए हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, दूषित किया है। यहाँ तक आपने यूज कर लिया, है ना। इस तरह से हो गया। और फिर यहाँ देखिएगा, और भी आगे बढ़िए। और प्रचुर वन्य, काफ़ी, है ना। इसके लिए आप प्रचुर आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो काफ़ी का यूज कर सकते हैं। प्रचुर वन्य जीवन को नष्ट किया है ना, नष्ट किया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक हम लोगों ने अनुवाद कर लिया। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि अगला सेंटेंस क्या है। नाउ वी बिलीव दैट वी नीड नॉट हैव डन सो। ये दैट आ रहा है तो इसके पहले वाले सेंटेंस को हम लोगों को अनुवाद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या है, नाउ वी बिलीव। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, नाउ के लिए अब लगाइए, है ना। अब हम लोग यह मानते हैं, हम लोग, बिलीव मतलब होता है मानना। अब हम लोग यह मानते हैं, है ना। यहाँ कन्फेस करने की बात हो रही है। कन्फेशन तो समझ रहे हैं ना कि भूल हुई है, वो कंटेमिनेटेड किया, एलिमिनेट किया, है ना। अब हम लोग इस बात को मान रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं या यहाँ पर मान रहे हैं या मानते हैं, है ना। ये इसके लिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अब हम लोग यह मान रहे हैं, ये भी लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि बिलीव का आप कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं दे सकते हैं। हम लोग मान रहे हैं तो वी बिलीव, हम लोग मानते हैं उसके लिए भी आप ट्रांसलेशन वी बिलीव ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं कि उसे, कौन, मनुष्य को, उसे ही नीड नॉट हैव डन सो, उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, कि उसे ऐसा करने की करने की ज़रूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, है ना। अब आगे इस यहाँ पर ध्यान देना है। दैट इन द नेक्स्ट सेंचुरी अ मैन इज इंटेंसली इन्वॉल्व इन हिज क्राफ्ट। इन द नेक्स्ट सेंचुरी मतलब आने वाले सदी में, अ मैन इज इंटेंसली इन्वॉल्व इन हिज क्राफ्ट। देखिएगा कि आने वाले सदी है तो ये ध्यान रखना है कि कभी इज जो है वो फ्यूचरिटी को भी शो करता है
है ना। जैसे कि मैं कल आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टुमारो, ऐसा कहते हैं, तब क्या ये प्रेजेंट को शो करता है? नहीं, वो फ्यूचर को शो करता है ना। मतलब क्या है कि आई विल कम टुमारो, आई एम कमिंग टुमारो का मतलब हो गया क्या? आई विल कम टुमारो। यहाँ पर नेक्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है, इसीलिए आप सेंटेंस को आगेगी में रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नया, इसको हम लोग हटाते हैं, इसके बाद फिर इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद में हम लोग देखते हैं कि इस इन द नेक्स्ट सेंचुरी को हम लोग रख सकते हैं, इसके बाद फिर ये जो है हम लोगों का सब्जेक्ट है उसको हम लोग इस रखेंगे, है ना। क्या कहेंगे हम लोग कि अब हम लोग ये मानते हैं कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। आने वाले सदी में, इन द नेक्स्ट सेंचुरी है, तो आने वाले सदी में मनुष्य, यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने शिल्पकारी में, ये देखिएगा कि हिज क्राफ्ट है ना, अपने शिल्पकारी, क्राफ्ट मतलब शिल्पकारी में इन्वॉल्व होगा, बहुत ही तल्लीनता से इन्वॉल्व होगा, तल्लीनता से तल्लीन रहेगा, है ना। ऐसे आप कह सकते हैं तल्लीन रहेगा, पूरा मन से लगा हुआ रहेगा उसमें। आने वाले सदी में मनुष्य पूरे मन से, है ना, पूरी तरह से सदी में मनुष्य अपने शिल्पकारी में, अपने शिल्पकारी में पूरी तरह से तल्लीन रहेगा, पूरी तरह से तल्लीन रहेगा, हो गया, या पूरी तरह से पूरे मन से लगा रहेगा, यहाँ तक हो गया। ही इज एट वन विथ इट, है ना। इसका भाव देना पड़ेगा। ही इज वन विथ इट एंड दस ही इज एट वन विथ नेचर एंड विथ हिमसेल्फ। ठीक है, वह खुद में वो तल्लीन रहेगा, है ना। वह प्रकृति के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और खुद से वो जुड़ा हुआ रहेगा, खुद में रहेगा, खुद में तल्लीन रहेगा, खुद से वो जुड़ा हुआ रहेगा, प्रकृति से वो जुड़ा हुआ रहेगा। और इस तरह से क्या होगा कि वह लैंड को, एयर को, रिवर्स को, सी को वो जो है सो कॉन्टेमिनेट नहीं करेगा, है ना। वो वाइल्ड लाइफ को वो एलिमिनेट नहीं करेगा। इस तरह का यहाँ पर भाव दे रहा है। फ्यूचर के बारे में इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उसका जो ट्रांसलेशन अभी हम लोगों ने किया उसको किस तरह से सजा सकते हैं, है ना। वह स्वयं को इससे जोड़े रहेगा किससे? वो प्राकृतिक, जितने भी खुद को प्रकृति से जोड़े हुए रहेगा, है ना। वह स्वयं को इससे जोड़े रहेगा और इस तरह से प्रकृति में स्वयं को समाहित कर देगा। कहने का मतलब प्रकृति के अनुसार वो जिएगा। ठीक है ना। प्रकृति के अगेंस्ट में जो काम हुआ है वो, और उसके कारण से जो प्रकृति का जो विनाश हुआ है वो चीज़ नहीं होगा आने वाली सदी में, है ना। स्वयं को समाहित कर देगा और स्वयं में समाहित हो जाएगा। ये एक आध्यात्मिक भाव है यहाँ पर। स्वयं में मतलब वो क्या होगा कि इस प्रकृति के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको एक आध्यात्म की फीलिंग आएगी और वो अंतर्मुखी होगा, है ना, वो बहिर्मुखी नहीं होगा। तो वही यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, समाहित कर देगा और स्वयं में समाहित हो जाएगा, स्वयं में समाहित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसका अनुवाद किया। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पैरा का अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, टुडे द इंटायर सोसाइटी ऑफ मैन, आज मनुष्य का संपूर्ण समाज थ्रेटेंड विथ स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन। देखिएगा कि ये जो है
ये जो समाज है वो थ्रेटेंड विद स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन, जो अध्यात्म, जो प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो अब कहीं ना कहीं टूट रहा है ना। और ये जो अलगाव है, प्रकृति के साथ जो अलगाव है, जो डिसइंटीग्रेशन है ना, जो एकीकरण का जो भाव अब नहीं आ रहा है, वो अब क्या है, इज बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स ओन सेपरेटनेस, है ना। इसके बाद फिर हम लोग इसका भाव देंगे। किस तरह से देंगे, चले हम लोग देते हैं। आज मनुष्य का संपूर्ण समाज जो आत्मीय अलगाव की चुनौतियों को झेल रहा है, आत्मीय अलगाव, स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन, है ना। ये जो है जुड़ाव, जो किसी के प्रति जो लगाव होना चाहिए, उससे वो थोड़ा दूर हट रहा है ना। वो दुराव के भाव में यह अभी जो फील कर रहा है मनुष्य का पूरा समाज, है ना, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो आत्मीय, स्पिरिचुअल के लिए आत्मीय आप लगा सकते हैं, अध्यात्म अगर ना भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मेरे विचार से आप लगाइए, काफ़ी सटल डिफरेंस है ना। ये आत्मीय और परमात्मीय कहने का मतलब हो गया आध्यात्मिक वाला में, वो आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से यहाँ पर आत्मीय का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर सटीक लग रहा है ना। जो आत्मीय अलगाव की चुनौतियों को झेल रहा है, वो स्वयं, देखिए, इज बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स ओन सेपरेटनेस, है ना। वो स्वयं इस अलगाव को समझ रहा है या अनुभव कर रहा है, ठीक है, समझ रहा है या अनुभव कर रहा है, ठीक है। ये अब इस बात को रियलाइज कर रहा है कि वो प्रकृति से उसका जो अलगाव हो गया है, और किस लिए इन सारी तरह की चुनौतियों को, जो अद्यतन समाज में हम लोग बहुत सारे प्रकृति की तरफ से चुनौतियों को झेल रहे हैं, तो क्यों झेल रहे हैं, उस चीज़ को अब मनुष्य समझ रहा है। इसका इस तरह का भाव आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड, जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, वी द ह्यूमन्स आर इन सर्च ऑफ मीनिंग। आगे भी बढ़ रहा है ये सेंटेंस, आप गौर करिए। इन नीड ऑफ फॉर्म टू शेप द वेल्टर ऑफ इनकोहेरेंट फ्रैगमेंट दैट एंटर आवर एक्सपीरियंस। यहाँ पर फ्रैगमेंट्स होना चाहिए, है ना। वी द ह्यूमन्स आर इन सर्च ऑफ मीनिंग, इन नीड ऑफ फॉर्म। आपको नहीं लगता है कि ये जो इन नीड ऑफ और इन सर्च ऑफ है ना, यहाँ से बदल रहा है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वह कॉमन है ना, कॉमन है। आपको इस तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छी तरह से इस सेंटेंस का, इस लंबे से सेंटेंस का अनुवाद कर पाएंगे, है ना। वी द ह्यूमन्स आर इन सर्च ऑफ मीनिंग, वी द ह्यूमन्स आर इन नीड ऑफ फॉर्म टू शेप द वेल्टर ऑफ इनकोहेरेंट फ्रैगमेंट्स दैट एंटर आवर एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पर एक वर्ड है मीनिंग। इस मीनिंग के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। मीनिंग का मतलब यहाँ पर अर्थ नहीं देना है। हम लोग एक सेंटेंस का यूज़ करते हैं अंग्रेजी में, वी शुड मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब उद्देश्य से भरा हुआ। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को उद्देश्य से भरा हुआ बनाना चाहिए, है ना। उसमें उद्देश्य होनी चाहिए, ज़िंदगी में हमारे उद्देश्य होनी चाहिए। बिना उद्देश्य की ज़िंदगी बेकार होती है। वही भाव को यहाँ पर देना है। यहाँ पर अर्थ ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर आप ज़रूर दें उद्देश्य। हम लोग क्या है कि हम लोग इन नीड, हम लोगों को ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक फॉर्म की ज़रूरत है, एक आकार की ज़रूरत है। किस तरह के आकार की ज़रूरत है और उस आकार को हम लोग कैसे बना सकते हैं? टू शेप द वेल्टर ऑफ इनकोहेरेंट फ्रैगमेंट्स। ये वेल्टर मतलब होता है जखीरा, जैसे तैसे जो होता है पाइल जिसको कहते हैं, ढेर कहते हैं, उसको हम लोग वेल्टर कहेंगे, ठीक है। वेल्टर ऑफ इनकोहेरेंट फ्रैगमेंट्स। इनकोहेरेंट मतलब जैसे तैसे,
ठीक है। बिना लॉजिकली जो सजा हुआ रहता है, बिना लॉजिकली जो बिखरे हुए रहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं इनकोहेरेंट फ्रैगमेंट्स। जैसे आप कोई पजल आप लेते हैं, पजल बाजार में खरीदते हैं, बच्चों के लिए जो पजल आता है, मान लीजिए कोई पेड़ पर या कोई घर का बना हुआ पजल है, घर पर आधारित वो पजल है, इसके जो ब्लॉक्स होते हैं वे अलग अलग तरह से टुकड़ों में बटे हुए अगर रहें, है ना, इस तरह से, तो ये जो है ना, सो कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर को ये नहीं बनाता है। लेकिन आप सारे टुकड़ों को, सारे फ्रैगमेंट्स को, सारे ब्लॉक्स को यदि एक आकार दे देते हैं, एक सही आकार दे देते हैं, उसे कोहेरेंटली सजाते हैं, तब एक सुंदर सा घर वो उसको दिखने लगता है, उसको हम लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो यही भाव यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो जितने भी जो बिखरे हुए जो चीज़ें हैं, उसे हम लोगों को आकार देने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग उसे फील कर सके, समझ सके, ठीक है। तो चलते हैं, इसी को ध्यान में रख करके इसका अनुवाद करते हैं। हम लोग मनुष्य, ऐसे आप कह सकते हैं, है ना, हम लोग मनुष्य होने के नाते छुपे हुए उद्देश्य या सीधा सीधी उद्देश्य भी आप लेकर के चल सकते हैं। मैं थोड़ा सा भाव को और क्लियर करने के लिए इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। होने के नाते छुपे हुए उद्देश्य की खोज में है या तलाश में है, खोज में है लगाइए, ठीक है, खोज में है ना। हम लोगों को आवश्यकता है, खोज में है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम लोगों को आवश्यकता है एक ऐसे आकार की जिसे हम छोटे छोटे जिस आकार की जिसके ऐसे कर दीजिएगा, जिसके बिखरे हुए टुकड़े को सजाकर, है ना, सजाकर आकार दे सके, सजाकर एक आकार दे सके और उसे देख सके, उसे आप एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, आकार दे सके और उसे अनुभव कर सके, उसी चीज़ का मैंने भावानुवाद कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, अ न्यू एस्थेटिक एंड सेंसिटिविटी विल हेल्प अस रीइंटीग्रेट मतलब फिर से जोड़ना, है ना। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य ज्ञान होता है, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र आप कह सकते हैं, ओके। इसके बाद फिर सौंदर्य कला भी आप कह सकते हैं। सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं हिंदी में संवेदनशीलता, ठीक है। इसी को ही हम लोग ध्यान में रख करके इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, न्यू एस्थेटिक एंड सेंसिटिविटी, ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। विल हेल्प अस, हम लोगों की सहायता करेगा, क्या करने में, रीइंटीग्रेट, उसको फिर से जोड़ने में, है ना, और फिर से इंसान बनाने में, समाज में फिर से जो है ना, समाज को फिर से इंसान बनाने में, है ना, इंसानियत से जो भटक गया है मनुष्य, उस समाज को फिर से इंसान बनाने में ये मदद करेंगे, ठीक है। कौन मदद करेंगे, एक नई तरह की जो सौंदर्य कला है ना, एक नई तरह की जो सेंसिटिविटी जो हम लोगों के पास आएगी प्रकृति के प्रति और खुद को समझने से प्रति, खुद के उद्देश्य को समझने के बाद, तो उससे क्या होगा कि समाज में फिर से इंसानियत रिस्टोर होगा, ठीक है। इस भाव को यहाँ पर समझना है और उसी का ही हम लोगों को अनुवाद करना है। आप लिखिएगा, एक नवीन, नया के लिए कह रहा है, एक नवीन सौंदर्य कला और संवेदनशीलता हमें समाज को फिर से जोड़ने और
और इंसान बनाने में सहायक होंगे। ठीक है, सहायक होंगे। इस तरह से आपका इसका अनुवाद हो गया। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसका भी थोड़ा भावानुवाद पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? इन आवर सर्च फॉर न्यू मोटिवेशन, है ना। यहाँ न्यू मोटिवेशन, न्यू डायरेक्शन, न्यू हार्मनी फॉर आवर लाइव्स वी कैन टर्न टू आर्ट, है ना। प्रकृति हमें क्या बनाती है? कलाकार बनाते हैं। प्रकृति से हम लोग कई सारे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, है ना। प्रकृति ही है जिससे प्रेरणा ग्रहण करके वैज्ञानिक कई सारी चीज़ों की खोज किया, कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया, है ना। तो जब तक हम लोग प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उसकी कलात्मक चीज़ों को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग समाज को अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भाव यहाँ पर देना है हम लोगों को। इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? हमारे जीवन के लिए नई प्रेरणा, नई दिशा, नई तारतम्यता, यहाँ पर क्या हार्मनी है ना। नई तारतम्यता की तलाशने के दौरान, की खोज में या तलाशने के दरमियान या दौरान हम लोग कला को अपना सकते हैं। देखिएगा, टर्न टू आर्ट है, हम लोग कला को अपना सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से क्या करते हैं? फॉर द प्लान एंड द मॉडल आर ऑलरेडी देयर। क्यों? यहाँ फॉर का मतलब के लिए नहीं है, फॉर एक कंजंक्शन है, ठीक है। और इस कंजंक्शन का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो आपको क्योंकि से इस सेंटेंस को पूरा कर देना है ना, इस अनुवाद को पूरा कर देना है। क्योंकि योजना और तैयार किया जाने वाला ढांचा और तैयार किया जाने वाला प्रारूप भी दे सकते हैं। तैयार किया जाने वाला प्रारूप, मॉडल मतलब प्रारूप पहले से तैयार, पहले से उपलब्ध है। प्रारूप पहले लिख लीजिएगा, पहले से ही उपलब्ध है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दिए हुए अनुच्छेद का हम लोग अनुवाद करेंगे। एक एक शब्द का हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। हम लोग भाव को पकड़े और भाव को पकड़ करके इसका अनुवाद करने का प्रयास किया। हो सकता है कि आप जो अनुवाद करेंगे हल्का फुल्का उसमें डिफरेंस हो, लेकिन यह ख्याल रखना है कि भाव एक होना चाहिए। और इस तरह का अनुवाद आप तभी कर सकते हैं यदि आप इस तरह के पैसेजेस को बार बार करते हैं, मतलब इस तरह के पैसेजेस आपके पास है और उसका अनुवाद आप नियमित रूप से करते हैं, तब आप अनुवाद में सचमुच कमांड हासिल कर पाएंगे कालांतर में। फ्रेंड, आशा करते हैं आप काफ़ी इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप ज़रूर हमसे जुड़े, हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, हमारे वेब पोर्टल से जुड़े, bankviz.com, anandamtutorials.com से जुड़े और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।